ओके गाइज, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईआईटी कानपुर 2023 इकोनॉमिक्स पेपर डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक, और ये रहेगा पार्ट 2। क्योंकि गाइज क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक डिटेल में डिस्कस कर रखे पार्ट 1 वाले वीडियो में। तो अगर आप पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, पहले आप वो देख लेना, फिर पार्ट 2 वाले वीडियो स्टार्ट करना। ओके, तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। स्टार्ट करने से पहले गाइज एक चीज बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 20 को मैं होमवर्क पे डाला था पार्ट 1 वाले वीडियो पे। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व नहीं किए तो मैं उसका सोल्यूशन अभी आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है कि स्पीड पोस्ट कंपनी स्पेंड 60% ऑफ इट्स ऑर्डर बाय अ पार्सल सर्विस दैट डिलीवर्ड लेट 2% ऑफ द टाइम. It spent the other 40% of its order by a local transportation service that delivered late by 7% of the time. Then the probability that an order delivered late was sent by the parcel service is what? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है। गाइज एक चीज याद रखना, जब भी आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो सबसे पहले क्वेश्चन पे इवेंट खोजो कि कितना इवेंट हो रहा है। तो यहाँ पे गाइज 2 इवेंट हो रही है, एक आपका पार्सल सर्विस और दूसरा लोकल ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो जो भी ऑर्डर होती है उसको डिलीवर किया जाता है 2 मोड के थ्रू, एक आपका पार्सल सर्विस और दूसरा लोकल ट्रांसपोर्टेशन। तो जो टोटल ऑर्डर है उसका 60% पार्सल सर्विस के थ्रू डिलीवर किया जाता है। ठीक है, तो गाइज इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये आपका हो गया पार्सल सर्विस और ये आपका हो गया लोकल ट्रांसपोर्टेशन। तो जो भी ऑर्डर है 60% जो है आपका पार्सल सर्विस के थ्रू डिलीवर्ड की जाती है, और जो रिमेनिंग है 40% वो आपका लोकल ट्रांसपोर्टेशन। तो ये आ जाएगा 40%। और आपको ये भी गिवन है कि अगर ऑर्डर डिलीवर्ड होती है देन लेट पहुंचने का जो प्रोबेबिलिटी है पार्सल सर्विस एंड लोकल ट्रांसपोर्टेशन का वो भी गिवन है, दैट इज 2%। अगर ऑर्डर डिलीवर्ड होती है पार्सल सर्विस के थ्रू देन लेट पहुंचने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 2%। एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ लोकल ट्रांसपोर्टेशन दैट इज 7%। तो ये आपका 7% है लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी अगर लोकल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू डिलीवर्ड होती है तो। ठीक है, ओके। तो गाइज यहाँ पे 60% गिवन है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ P इक्वल टू 60%, मतलब 0.6। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी लोकल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो डिलीवर्ड होता है दैट इज 0.4। ओके, और यहाँ पे गिवन है कि 2% का मतलब ये है कि ये लेट पहुंचता है कब, अगर ये पार्सल सर्विस को यूज किया तब। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट गिवन दैट कि अगर वो पार्सल सर्विस को यूज किया दैट इज 2%, मतलब 0.02। एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट अगर इन्होंने यूज किया लोकल ट्रांसपोर्ट देन इसकी वैल्यूज गिवन है 7%। 7% का मतलब 0.07। ओके, और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डर डिलीवर्ड लेट वाज सेंट बाय द पार्सल सर्विस, मतलब प्रोबेबिलिटी P बाय L ये हमें निकालना है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ L बाय P इनटू प्रोबेबिलिटी P डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ L। सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गाइस। ओके ओके, बट जो लेट होती है गाइस यहाँ पे 2 इवेंट के कारण हो रही है लेट, एक आपका पार्सल के थ्रू और दूसरा लोकल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो इसका मतलब है कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। हाँ, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस फॉर्मेट पे, प्रोबेबिलिटी L बाई P इनटू प्रोबेबिलिटी P डिवाइडेड बाय लेट। तो एक आपका पार्सल के थ्रू लेट हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ L बाई P इनटू प्रोबेबिलिटी P प्लस, और दूसरा लेट हो रहा है लोकल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट गिवन दैट लोकल ट्रांसपोर्टेशन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकल ट्रांसपोर्टेशन। सिंपल, और सारे वैल्यूज यहाँ पे आपको गिवन है तो जस्ट पुट करो। तो L बाई P कितना है 0.02, तो 0.02 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P दैट इज 0.6, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाय L बाई P इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P, तो 0.02 इंटू 0.6 प्लस L बाई LT दैट इज 0.07 into
probability of LT that is 0.4, that is 0.4. इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.30. ठीक है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 0.30. ठीक है, तो गाइज जब भी आप बेस थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो सबसे पहले इवेंट खोजना कि इवेंट कितनी है, फिर अकॉर्डिंगली जो भी आपको क्वेश्चन पे बोला जाएगा फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है. तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग किए, मतलब जो गिवन था उसको यहाँ पे लिख लिए और यहाँ पे निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंड बाय द पार्सल थ्रू पार्सल सर्विस गिवन दैट कि वो लेट पहुँचेगा. तो जस्ट यूज द फॉर्मूला. और यहाँ पे लेट जो है दो कारणों की वजह से हो रहा है, एक पार्सल सर्विस और दूसरा लोकल ट्रांसपोर्ट. तो इसका मतलब है कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रहा है, तो इसीलिए अब इसको रिप्लेस कर देंगे इससे टोटल प्रोबेबिलिटी से, और सारे वैल्यूज गिवन है तो जस्ट पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 21 गिवन है कि द मोड ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स दैट फॉलो अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट. तो यहाँ पे मोड निकालना है और यहाँ पे गिवन है कि x फॉलो अ बाइनोमियल 6 और 1/3. और ये क्या होता है, n होता है और ये क्या होता है, p होता है. तो इसका मतलब है कि n इक्वल टू 6 है और p इक्वल टू 1/3 है. ठीक है, और यहाँ पे मोड पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए कि मोड क्या होता है. मोड गाइस बेसिकली n+1 इंटू p होता है, दैट इज द मोड ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो n का वैल्यू कितना है 6, तो 6 + 1 7 इंटू p का वैल्यू 1/3. तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 7/3. तो n+1 इंटू p इसका वैल्यू आ जाएगा 7/3 जो कि आपका 2.33 है. ठीक है, बट आपको यहाँ पे ओनली इंटीजर वैल्यू को लेना है, ओनली इंटीजर वैल्यू. तो इसका इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 2 होगा. तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2. ओके गाइस, ये क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड था. अगर आपको फार्मूला पता है मॉड का तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 22, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x दैट फॉलो अ बाइनोमियल np डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट. तो हमें यहाँ पे वेरिएंस निकालना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्सिमम वैल्यू. तो वेरिएंस क्या होता है बाइनोमियल का, npq. npq, q का मतलब 1 - p. यहाँ पे आ जाएगा np माइनस np² दैट इज वेरिएंस. और हमें यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया है तो हमें पता है कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड आउट करना है तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करते हैं. तो जस्ट फाइंड आउट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p. तो ये क्या बन जाएगा, n - 2np = 0. तो यहाँ से n इक्वल टू क्या आ जाएगा 2np, n कैंसिल, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2. तो जब p इक्वल टू 1/2 आ गया तो q का भी वैल्यू क्या होगा 1/2 होगा. ठीक है, बट अब ये जो p है ये कुछ भी हो सकता है, मीन भी हो सकता है या फिर मैक्स भी हो सकता है. तो इसको बताने के लिए हम लोग इसी का डबल डेरिवेटिव अगेन यूज करेंगे. तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या बन जाएगा -2n जो कि लेस देन हो रहा है. और जब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 हो देन उस कंडीशन में जो p है ये ऑलवेज क्या होगा, मैक्सिमम होगा. ठीक है, तो इसका मतलब है कि p 1/2 और q 1/2 ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा अकॉर्डिंग टू द डबल डेरिवेटिव कंडीशन. ठीक है, और वेरिएंस क्या होता है npq n इंटू p का वैल्यू क्या है 1/2 इंटू q का वैल्यू क्या है 1/2. तो यहाँ पे आ जाएगा n/4, सिंपल. तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी. और सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ISI में 2 बार पूछा गया था, सेम क्वेश्चन. ठीक है, तो गाइस जब भी याद रखना कि मैक्सिमम और मिनिमम अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के थ्रू ही उसको सॉल्व करना है. तो वही चीज़ यहाँ पे की है. वेरिएंस हमें पता है npq, q का मतलब 1 - p, तो ये आपका वेरिएंस हो गया. अब इसको अगर डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p तो हमें p का वैल्यू आ गया 1/2. अभी 1/2 कुछ भी हो सकता है, मीन भी हो सकता है, मैक्स भी हो सकता है. और मैक्स कब होगा, जब अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए. तो वही चीज़ यहाँ पे आ रहा है ना, लेस -2n जो कि लेस देन 0 है. तो इसका मतलब है कि जो 1/2 है वो हमारा मैक्स वैल्यू होगा. तो जस्ट p और q की जगह में यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें मैक्सिमम वेरिएंस मिल जाएगा, दैट इज n/4. ओके, क्वेश्चन नंबर 23 गिवन है कि देयर आर 500 मिसप्रिंट
in a book of 500 pages. Assume that the number of misprint in a page follow a Poisson distribution. Then the probability that a given page will contain at least 3 misprint is what? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो 500 मिसप्रिंट है इन अ बुक ऑफ 500 पेजेस। तो अगर हम इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मिसप्रिंट पर पेज? ओके, एवरेज नंबर ऑफ मिसप्रिंट पर पेज दैट इज लैम्डा इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 500 दैट इज 1, ठीक है। और गाइस ये आपका क्या है? एवरेज नंबर ऑफ मिसप्रिंट पर पेज, ठीक है। देन तो लैम्डा आ गया 500 बाय 500 दैट इज 1, फाइन। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट ए गिवन पेज विल कंटेन एटलीस्ट 3 मिसप्रिंट, ठीक है, कि एटलीस्ट जो है 3 मिसप्रिंट हो, मतलब प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो गाइस इसको हम लोग लिख सकते हैं ना टोटल, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 0 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 1 एंड माइनस प्रोबेबिलिटी एट 2, सिंपल, ओके। तो जस्ट फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी एट 0। और गाइस ये आपका गिवन है कि आपका जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो हमें पता है ना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ई पे पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पे पावर के डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल। तो जस्ट यूज दिस। तो यहाँ पे आ जाएगा ई पे पावर माइनस 1, 1 पे पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई ई। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1, तो ई पे पावर माइनस 1 इंटू 1 पे पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, तो ये भी आएगा 1 बाई ई। एंड प्रोबेबिलिटी एट 2 पे अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा ई पे पावर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 1 बाई 2e, ठीक है। अब सारे वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। तो प्रोबेबिलिटी एट x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 0 दैट इज 1 बाई ई, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई ई माइनस प्रोबेबिलिटी 1, तो ये आ जाएगा 1 बाई ई माइनस 1 बाई 2e, ठीक है। अब इसको गाइस सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5 बाय 2e, सिंपल। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 माइनस 5 बाई 2e, ठीक है गाइस। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, जस्ट फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू। तो आपको यहाँ से लैम्डा आ गया 1, और आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ आपको पता है, दैट इज ई पे पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा पे पावर के डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल। और यहाँ पे आपको गिवन है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन पेज विल कंटेन एट लीस्ट 3 मिसप्रिंट, मतलब कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो आप ये मत कर देना कि हाँ 3 + 4 + 5 + 6 नहीं। तो स्टेटिस्टिक्स में गाइस हम लोग लिख सकते हैं ना टोटल माइनस दिस लेस साइड। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 0 माइनस प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 2, ठीक है। और गाइस ये पॉइजन है, तो जस्ट एट x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 1 बाई ई आएगा, एट x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू 1 बाई ई, एट x इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू 1 बाई 2। तो जस्ट सारे वैल्यूज यहाँ पुट करो एंड यू विल गेट 1 माइनस 5 बाई 2e, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। गिवन है कि द वीकली वेज ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 400 rupees and standard deviation of rupees 50. If the wage of 80 workers are less than 350, then the approximate total number of worker in the factory is what? और यहाँ पे आपको गिवन है कि इंटीग्रेशन 0 to 1, 1 by 2 मीन्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका वैल्यू आपका 0.34 है फ्रॉम 0 to 1 के बीच में। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे गाइस पहले जो गिवन कंडीशन उसको एक बार लिखते हैं कि
जो मीन है दैट इज म्यू इक्वल टू 400 और स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 50. Standard deviation is 50. Okay, if the wage of 80 workers are less than, so number of worker earning less than 350 is how much? 80. तो यहाँ पे लिखेंगे कि number of worker earning less than 350 is equal to how much? 80 workers. ठीक है, और आपको ये गिवन कंडीशन है 0 to 1 1/2 रूट पाई e पे पावर -t²/2 dt. इसका वैल्यू है 0.34. ओके, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड नॉर्मल में, जस्ट कन्वर्ट स्टैंडर्ड नॉर्मल. ठीक है, तो अगर हम z इक्वल टू क्या होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, तो अगर x का वैल्यू दैट इज 350 और मीन आपको पता है 400 और स्टैंडर्ड डेविएशन 50, तो जस्ट पुट करो यहाँ पे. तो ये क्या आ जाएगा 350 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 50. तो ये आपका आ जाएगा -1. ठीक है, ये आपका आ जाएगा -1. डन. तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू 350. अगर इसको कन्वर्ट करेंगे z में तो ये क्या बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू -1. क्योंकि इसी पे इसका वैल्यू मतलब 350, दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली साइन, ये हटा दो यहाँ पे. सी x इज लेस देन 350, x इज लेस देन 350 पे इसका वैल्यू है 80. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 350. अगर मैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर मैं इसका z स्कोर वैल्यू निकालूंगा तो वो आ जाएगा -1. बट ये आखिर में है क्या स्टैंडर्ड नॉर्मल है ना, तो दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू -1. ठीक है, लेस देन इक्वल टू -1. ओके, तो यहां से एक चीज तो गाइस हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी 0 to 1 1/√2 पाई e पे पावर -2² dt. और इसी को गाइस अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल में, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल है ये, जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल, अगर इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में हम लोग लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 पे इसका वैल्यू है 0.34. गाइस ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है और स्टैंडर्ड नॉर्मल पे इसका जो वैल्यू है फ्रॉम 0 to 1 दैट इज 0.34. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी. ठीक है, और आपको ये भी मालूम चल गया कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन 350 पे इसका जो z वैल्यू है, z वैल्यू दैट इज -1. ठीक है, z इज लेस देन -1. ओके गाइस, लेस देन -1. तो अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाएंगे तो -1 यहाँ पे आएगा -1. ठीक है, और ये आपका होता है मिडिल पॉइंट, और इधर इसका वैल्यू होता है 0.5 और इधर भी इसका वैल्यू होता है 0.5. तो लेस देन दिस, लेस देन -1, लेस देन -1. ठीक है, इसका वैल्यू, ओके, लेस देन -1 इसका वैल्यू हमें निकालना है और ये हमें पता है कि 0.5 है. तो अगर ये 0.5 माइनस दिस एरिया कर देंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा. और ये वाला एरिया क्या है 0.5 माइनस दिस एरिया, और ये एरिया क्या आपका 0 से लेकर 1 के बीच में है, दिस एरिया. ठीक है, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया एट 0 to 1 सेम एज 0 to -1 होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है और इसका वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 0.34. तो ये 0.34 आ जाएगा. ठीक है, तो
जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.16, सिंपल 0.16। तो इसका मतलब है कि जो वर्कर है वो 350 से जो लेस कमाता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.16। ओके, दैट इज 0.16। फाइन। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर। तो हमें पता है कि 0.16 इंटू एन इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर, और यहाँ पे गिवन है कि ये आपका टोटल मीन्स जो वेज है ऑफ 80 वर्कर्स का, है। तो दैट इज 80 वर्कर्स। तो यहाँ से एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 0.16। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से एन का वैल्यू आ जाएगा 500। तो जो टोटल वर्कर होगा दैट इज 500, ऑप्शन नंबर सी। और वही चीज आपको यहाँ पे निकालना है कि अप्रॉक्सीमेट टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री इज हाउ मच, दैट इज 500। ओके गाइस, कुछ भी नहीं किए, क्वेश्चन में गिवन था मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो नंबर ऑफ वर्कर है अर्निंग लेस देन 350 दैट इज 80 वर्कर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है दैट इज 0 to 1, 1/√2 पाई ई पे पावर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी टी। ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टैंडर्ड नॉर्मल का मतलब कि जेड वैल्यू फ्रॉम 0 to 1। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं कि प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 0 to 1 द जेड वैल्यू इज 0.34, ठीक है। और यहाँ पे x इज लेस देन 350, पे इसका z वैल्यू कितना होगा, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 350 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज -1। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन -1, वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, प्रोबेबिलिटी z लेस देन -1, ठीक है। तो हमें ये वैल्यूज निकालना है कि z लेस देन -1 मतलब ये वाला एरिया, और हमें ये पता है कि ये हाफ है, तो हाफ का इधर तो ये टोटल 0.5 होता है, और ये एरिया हमें पता है दैट इज 0.34 क्योंकि ये इसी का ही रिफ्लेक्शन होगा। तो जस्ट माइनस कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0.16। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.16 ऑफ द टोटल वर्कर। सो 0.16 इंटू एन इक्वल टू कितना है, हाँ इसमें 80 वर्कर है, सो दैट्स व्हाई दिस इज 80। तो n का वैल्यू आ जाएगा 500, सिंपल। ओके क्वेश्चन नंबर 25 गिवन है कि इफ अ रैंडम वेरिएबल x फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मीन म्यू इक्वल टू 18 एंड वेरिएंस इक्वल टू 625 देन द प्रोबेबिलिटी x लेस देन 67 गिवन दैट x ग्रेटर देन 18 इज व्हाट। और यहाँ पे भी आपको गिवन है, ठीक है, कि 0 से लेकर 1.96 तक का जो इसका वैल्यू है दैट इज 0.476। ओके, तो यहाँ पे मीन हमें गिवन है दैट इज 18, वेरिएंस गिवन है 625, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा 25। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 25, और हमें ये वैल्यूज निकालना है। प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 67 गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 18, हमें ये निकालना है, ठीक है। ओके, और z वैल्यू हमें पता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ओके गाइस, अगर हम इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ब्रेक कर ले, ब्रेक इन द सेंस जैसे यहाँ पे हमें गिवन है ना कि प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 67 गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 18। तो गाइस इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x इज इंटरसेक्शन ऑफ बोथ, so 18 to 67 divided by probability x is greater than 18, यही होगा। जस्ट यूज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके फाइन, अब हमें यहाँ पे निकालना है x इज ग्रेटर देन 18 से लेकर 67 तक का इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, एट x इक्वल टू 18। तो एट x इक्वल टू 18 पे z वैल्यू कितना होगा, z वैल्यू इज 18 माइनस म्यू इज 18 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 25। तो इसका z वैल्यू आ जाएगा 0।
तो ये आ जाएगा Z1 दैट इज 0। सिमिलरली एट x इक्वल टू 67 पे इसका दूसरा वैल्यू आएगा Z स्कोर, तो जस्ट यूज करो यहाँ पे 67 माइनस म्यू इज 18 डिवाइडेड बाय 25। इसको सॉल्व करेंगे तो जस्ट सॉल्व दिस 67 माइनस 1 है डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ जाएगा 1.96। तो अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल में, मीन्स जेड वैल्यूज में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 65, इसको वैसे यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। तो जस्ट इसको z वाले वैल्यूज पे लिखो कि प्रोबेबिलिटी x की जगह में क्या रिप्लेस हो जाएगा z, और इस 18 पे इसका z वैल्यू क्या है 0, 67 पे 1.96 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 18, मतलब 18 पे तो z वैल्यू 0 है, तो z इज ग्रेटर देन 0, सिंपल। और कैसे आपको पता है कि 0 से लेकर 1.96 जो स्टैंडर्ड नॉर्मल की जो वैल्यू है दैट इज 0.475, तो इसका वैल्यू आपको पता है दैट इज 0.475 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो गाइस स्टैंडर्ड नॉर्मल में जब आप ग्राफ बनाते हो ये आपका 0 होता है, तो 0 से बड़ा तो ये पूरा एरिया क्या होता है 0.5, सिमिलरली ये वाला 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.95 अप्रॉक्स, तो द करेक्ट आंसर इज 0.95, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गाइस कुछ भी नहीं किए, जस्ट आपको ये गिवन था प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 67 गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 18, तो इसको गाइस हम लोग क्या किए स्टैंडर्ड नॉर्मल में इसमें कन्वर्ट किए, ठीक है। सो जस्ट यूज दिस फार्मूला x माइनस म्यू बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो और सबसे पहले गाइस इसको हम लोग यूज किए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला, तो x इज ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 67 डिवाइडेड बाय x इज ग्रेटर देन 18। तो अब यहाँ पे एट x 18 पे इसका z वैल्यू क्या है 0, तो 0, अब x रिप्लेस हो गया z से, और 67 पे z वैल्यू 1.96, एंड सिमिलरली यहाँ पे तो जो भी x वैल्यू था अब उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिए स्टैंडर्ड नॉर्मल से, ठीक है। और 0 से लेकर 1.96 इसका वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 0.475, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। और ग्रेटर देन 0 मतलब z इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 पे इसका वैल्यू क्या होता है 0.5, तो डिवाइडेड बाय 0.5, ओके, so the correct answer is 0.95, simple। क्वेश्चन नंबर 26 गिवन है कि कंसीडर अ सेलर हु सेल अ गुड्स दैट हैज अ यूनिट elastic demand, the elasticity of demand for the product is 1, if the price of good increase by 10% then what happens to the total revenue of the seller। और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन गिवन है, इट इंक्रीजेस बाय 10%, इंक्रीजेस बाय 20%, डिक्रीज बाय 10% या फिर इट रिमेन अनचेंज। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी वैल्यू 1 है। इलास्टिसिटी वैल्यू ऑफ 1 का मतलब कि अगर गाइस हम इलास्टिसिटी वैल्यू लिखेंगे तो हमें मालूम है ना ये चीज़, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही होता है इलास्टिसिटी वैल्यू, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और इसका वैल्यू गिवन है 1, दैट इज 1, तो ये इधर चले जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, फाइन। और हमें यहाँ पे क्या निकालना, टोटल रेवेन्यू, हमें यहाँ पे निकालना टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पे गिवन है कि अगर प्राइस 10% से इंक्रीज होती है, अगर प्राइस 10% से इंक्रीज होती है देन इसका टोटल रेवेन्यू
इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, ये चीज़ हमें यहाँ पे बताना है। बट गाइस आपको एक चीज़ पता है ना कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब ये दोनों इक्वल होगा। तो अगर ये 10% से बढ़ेगा तो इसको 10% से घटना होगा ना, तभी तो ये इलास्टिसिटी मेंटेन 1 रहेगा। क्योंकि आपको यहाँ पे गिवन है कि इलास्टिसिटी वैल्यू इज 1। तो अगर प्राइस 10% से इंक्रीज हो रहा है तो ये 10% से इसको डिक्रीज होना होगा, तभी ये इक्वल टू 1 होगा। ठीक है गाइस, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि जो प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीज बाय 10%, तो अगर ये 10% से इंक्रीज होगा तो इसको न्यूमरेटर को हमें 10% से डिक्रीज करना होगा, तभी हम ये 1 के इक्वल ला पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी भी क्या होगा कि 10% से घटेगा। तो गाइस प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी भी 10% से घट गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टोटल रेवेन्यू क्या होगा, रिमेन अनचेंज। ओके, इट रिमेन अनचेंज, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, सिंपल। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 27 गिवन है कि कंसीडर अ कंज्यूमर हु कंज्यूम ओनली गुड ए एंड गुड बी, बोथ ऑफ विच आर नॉर्मल गुड्स, दोनों गुड्स नॉर्मल है। Suppose that the price of good A decreases while the prices of good B stay the constant, then which of the following is correct? तो गाइज दो गुड है, गुड ए और गुड बी, और दोनों गुड्स आपका नॉर्मल है। तो अगर बी के प्राइस कांस्टेंट है और गुड ए के प्राइस फॉल हो रहा है, तो ऑब्वियसली है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है सारे गुड्स के लिए, चाहे वो नॉर्मल रहे, गिवन रहे, इंफीरियर रहे। तो अगर जब प्राइस डिक्रीज हुआ है देन उस कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहेगा कि भाई तुम ज़्यादा कंज्यूम करो, तो इसका कंजम्पशन इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द प्राइसेस ऑफ गुड ए फॉल इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर देन गुड बी, एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज टेलिंग द कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट्स फ्रॉम बी टू ए, so the consumption of A will increase and the consumption of B will decrease. तो ए का कंजम्पशन तो इंक्रीज होगा, दैट्स यू। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लीड्स टू इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ गुड ए, दैट्स योर। अगर हम इनकम इफेक्ट की बात करें, और गाइस ये नॉर्मल गुड है, ठीक है, और ये नॉर्मल गुड है, तो जैसे ही प्राइस ड्रॉप हुआ इन गुड ए का, देन उसका रियल इनकम इंक्रीज हो गया। ओके, और बोथ गुड्स नॉर्मल है, तो इनकम इफेक्ट also increases the consumption of both the goods, but the good A is cheaper, so consumer is likely to move to consume more of A. Okay, तो इनकम इफेक्ट भी इसको ये कहेगा कि भाई तुम ज्यादा कंज्यूम करो। क्यों? क्योंकि तुमका मीन्स जो रिलेटिव इनकम है, जो रियल इनकम है, वो इंक्रीज हो गया और दोनों गुड नॉर्मल है, और बी का जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, तो कंज्यूमर मूव कर जाएगा गुड ए की तरफ ड्यू टू इनकम इफेक्ट्स। तो दोनों इनकम इफेक्ट्स एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लीड टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड ए, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 28 गिवन है, कंसीडर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ वैक्सीन, इनिशियली supply the vaccine is given by this and the demand curve is this. Due to the release of a study finding adverse side effect of the vaccine, the demand decreases. ठीक है, तो कुछ एक ऐसी इवेंट होती है, ऐसी शॉक आती है इकोनॉमी में जो कि डिमांड डिक्रीज हो जाता है। देन उस कंडीशन में आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ पॉसिबल बी द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। गाइस ये पॉसिबल वैल्यूज आपको निकालना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकता है इन चार ऑप्शन में से। ओके फाइन, तो गाइस यहाँ पे सप्लाई गिवन है, दैट इज पी इक्वल टू 1000 प्लस 10 क्यू, और डिमांड गिवन है दैट इज 1600 माइनस 5 क्यू। तो गाइस इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, तो जस्ट पुट करो, सप्लाई इक्वल टू डिमांड। ओके, तो गाइस इसको सॉल्व कर लेंगे, जस्ट सॉल्व,
तो यहाँ से हमें Q का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से Q का वैल्यू आएगा 40। और गाइस जब आप 40 पुट कर दोगे तो आपको प्राइस आ जाएगा, तो प्राइस आ जाएगा 1400। ठीक है, फाइन। अब क्या होता है गाइस इकोनॉमी में कि एक स्टडी फाइंडिंग कि एडवर्स साइड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन डिमांड डिक्रीजेस। तो गाइस हमें पता है ना कि ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये वाला। ये आपका क्वांटिटी है, ये आपका प्राइस है। क्वांटिटी कितना है 40 और 1400, 40 और 1400। अब डिमांड डिक्रीज मतलब डिमांड शेड्यूल शिफ्ट डाउनवर्ड। डिमांड डिक्रीज हो गया तो डिमांड घट के इधर आएगा। तो जब डिमांड कब घटेगा तो दोनों प्राइसेस एज वेल एज क्वांटिटी दोनों घटेगा। ठीक है, तो अब जो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस होगा ना, अब वो लेस देन 40 मीन्स जो उसका जो क्वांटिटी है वो लेस देन 40 और जो प्राइस है वो लेस देन 1400 होगा। तो गाइस अगर ऑप्शन सी और डी देखो तो यहाँ पे क्या है 1500, यहाँ पे भी 1500। तो ये तो गाइस कभी भी पॉसिबल नहीं होगा इन द केस ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी व्हेन द डिमांड विल डिक्रीज। तो जब डिमांड डिक्रीज होगा गाइस ये तो श्योर है कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो लेस देन 1400 और जो क्वांटिटी है वो भी लेस देन 40 होगा। तो ऑप्शन सी एंड डी ऑप्शन गॉन। अगर हम ऑप्शन ए और बी की बात करें गाइस तो ऑप्शन नंबर बी क्या है कि 1300 और क्यू का वैल्यू यहाँ पे 50। बट हमें पता है कि जो न्यू इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी होगा वो लेस देन 40 होगा, 50 तो कभी भी नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन गॉन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। ओके, question number 29. A consumer consume only two good, good A and good B. Suppose a deflation causes the price of both the goods as well as the consumer income to decrease by 5%. Then how would the budget constraint be affected? तो guys अगर दो गुड है, let's suppose good A and good B, so good X and good Y, good X and good Y, और इसका प्राइस है P1 और इसका प्राइस है P2। तो इसका गाइज हम लोग बजट लाइन लिख सकते हैं P1X प्लस P2Y इक्वल टू इनकम। ठीक है, तो P1X प्लस P2Y इक्वल टू M। सो दैट इज ओरिजिनल बजट कंस्टेंट। ओके, अब क्या है कि द प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स, मतलब अब जो इसका जो प्राइस है वो 5% से फॉल हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसका प्राइस जो है 5% से फॉल हो गया। 5% इंटू एक्स प्लस, जस्ट गाइस हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5% इंटू एक्स प्लस इसका भी 5% इंटू वाई इक्वल टू इनकम। अब इनकम भी फॉल हो गया। ठीक है, प्राइस ऑफ बोथ द गुड एज वेल एज इनकम टू डिक्रीज बाय 5%, तो इनकम भी 5% से फॉल हो गया। तो गाइस ये 5 तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना बाहर होके, तो ये सेम इनिशियल वाला ही तो कंडीशन होगा, ये इनिशियली बन जाएगा P1X1 प्लस P2X2 इक्वल टू M। तो इनिशियल और फाइनल में गाइस कोई भी चेंज नहीं होगा, सो इट्स रिमेन अनअफेक्टेड, अनचेंज, इट विल रिमेन अनचेंज। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके ओके guys, question number 30. A law of diminishing marginal product implies that the marginal product curve eventually for a high enough quantity of the inputs. तो guys हमें पता है ना कि अगर आप इनपुट बढ़ाओगे तो उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो तो फॉल होगा, so it will decrease. So option A is correct. So as more unit of the variable inputs are added to a fixed input, चाहे लैंड या कैपिटल की अगर हम बात करें, जैसे लैंड ही गाइस, तो अगर आप ज़्यादा कुछ यहाँ पे ऐड करोगे तो उसका जो एडिशनल प्रोडक्टिविटी है वो तो फॉल हो जाएगा ना। तो वही चीज़ है कि अ मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स आर एडेड टू द फिक्स्ड इनपुट लैंड और कैपिटल, देन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट इवेंचुअली डिक्रीज होल्डिंग ऑल अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट। और हमें पता है कि व्हाट इज एमपी? एमपी इज एन एडिशनल आउटपुट फ्रॉम एन एडिंग वन मोर यूनिट ऑफ इनपुट। So the law says that after a point, adding more input gives a less and less extra outputs. So the marginal product curve eventually decrease at a certain points, after certain points. So the correct option is option number A. Okay. Okay guys, thank you. तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक डिस्कस किए, फिर नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस करेंगे। ओके ओके गाइज, थैंक यू गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूलना मत, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे।